नमस्कार प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का यह वीडियो लेक्चर 12वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों को समर्पित है। इस लेक्चर में हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्यपुस्तक से हम लोग इकाई 3 मानव क्रियाकलाप के अंतर्गत अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर में इसका प्रथम पार्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि आर्थिक क्रिया क्या है, मानव कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। इसके अलावा प्राथमिक क्रियाओं के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने आखेट, भोजन संग्रह और पशुचारण इन प्राथमिक क्रियाओं का उस वीडियो में अध्ययन किया था। तो ये इसी वीडियो की दूसरी सीरीज है, जिसमें हम लोग कृषि एवं खनन का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि विश्व में कृषि की क्या क्या पद्धतियां हैं, कृषि कितने प्रकार के विश्व में कृषि की जाती है, और इसके अलावा हम लोग अध्ययन करेंगे कुछ संस्थागत कृषि के बारे में और खनन के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे खनन क्या है और खनन के कौन कौन सी विधियाँ हैं। इसके बाद में हम लोग गृह कार्य के अंतर्गत 30 शब्दों वाले प्रश्न और 150 शब्दों वाले कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसको बच्चों को घर पे करना होगा। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम पहले समझेंगे कृषि क्या है। तो कृषि विभिन्न प्रकार की ये जो गतिविधियाँ की जाती हैं, प्राथमिक गतिविधियों में कृषि सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें क्या है कि बुआई, कटाई, मढ़ाई तथा पशुपालन जैसी जो जमीन से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। विश्व में कृषि की कई प्रणालियां प्रचलित हैं और इन विभिन्न कृषि प्रणालियों के पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कई दशाएं जिम्मेदार हैं, जिसमें भौगोलिक दशाएं, सामाजिक दशाएं और आर्थिक दशाएं ऐसी ये दशाएं हैं जो कृषि पद्धतियों को निर्धारित करती हैं। कृषि पद्धतियां का मतलब विश्व में तमाम प्रकार की कृषि प्रणालियां प्रचलित हैं, और इन कृषि प्रणालियों के प्रचलित होने के पीछे जो विभिन्न निर्धारक तत्व हैं, उन निर्धारक तत्वों में भौगोलिक कारक है और सामाजिक कारक है और आर्थिक कारक, ऐसे ये सब कारक हैं जो कृषि की पद्धतियों को निर्धारित करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब अध्ययन करेंगे कृषि की कौन कौन सी विश्व में जो पद्धतियां प्रचलित हैं। तो इसमें सबसे पहली कृषि जो है निर्वाहक कृषि है। निर्वाहक कृषि या निर्वाहक कृषि, तो ये कृषि पद्धति जो है हमने पहले पार्ट में देखा था कि किस तरीके से व्यक्ति जो आदिमकालीन मानव था वो आखेट करता था, फिर आखेट के साथ साथ में उसने जो है भोजन वस्तुओं का संग्रह करना शुरू किया। तो यहाँ पर कुछ निर्वाह कृषि भी कुछ इसी तरीके से, जब कृषि पद्धतियाँ सीख गया व्यक्ति जब उसकी वैज्ञानिक बुद्धि क्षमता में वृद्धि हुई, उसकी तकनीकी वृद्धि हुई और पशुओं को वो पालने लगा, तो उन पशुओं की सहायता से कृषि जो है करने लगा। अब कृषि एक्चुअली क्या था कि पहले जब वो फूड गैदरिंग करता था, जब वो खाद्य संग्रह करता था, तो उस दौरान क्या करता था कि जंगली खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करता था। लेकिन जब वो बीज के बारे में जान गया कि इसको कहीं भी डाल दो, दोबारा फिर से पनप जाता है, तो वो पशुओं को, जिन पशुओं को उसने पालना सीख लिया था, उन्हीं पशुओं की सहायता से इनकी जुताई खेतों की करना शुरू कर दिया और बीजों को खेतों में डालना, छींटना सीख गया। तो इसी के साथ कृषि पद्धतियाँ यहाँ पर जो है कृषि की उत्पत्ति होती है। तो इसमें सबसे पहली कृषि जो है निर्वाह कृषि है। ये आज भी कहीं न कहीं जो है किसी न किसी रूप में निर्वाह कृषि विश्व में प्रचलित है। ये तो बहुत प्राचीनतम कृषि का स्वरूप है निर्वाह कृषि। तो ये इसमें क्या होता है कि स्थानीय लोग ही इसका उत्पादन करके पूरी तरीके से इसको कंज्यूम कर लेते हैं, इसका जो है उपभोग कर लेते हैं। इसमें रिमेनिंग नहीं बचता है कि बाहर इसका निर्यात किया जा सके या दूसरे वस्तुओं के लिए इसका हम जो है एक्सचेंज कर सकें। तो ये निर्वाह कृषि ऐसा कृषि है जो अपने ही उपभोग के लिए इसको उत्पादित किया जाता है, फसलों को जो है अनाज का उत्पादन किया जाता है। तो इसके 2 प्रकार हैं। पहला है आदिमकालीन निर्वाह कृषि, और जिसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि।
तो पहले हम इसका आदिमकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरण कृषि के बारे में देखेंगे। स्थानांतरणशील कृषि मतलब यहाँ पे जो है भूमि को ही स्थानांतरित कर देते हैं, भूमि को ही रोटेशन में बदल देते हैं। होता ये है कि इस प्रकार के कृषि में व्यक्ति जो है उसका ज़्यादा जो है वैज्ञानिक विकास नहीं होता है, अच्छे सीड्स और जो है उर्वरकों का प्रयोग करना नहीं जानता है व्यक्ति जो है, तो वो क्या करता है कि कुछ समय तक जो है कुछ जगह खेती करता है किसी भूमि के टुकड़े पर, फिर उसके बाद वो जब भूमि अनुर्वर हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, तो उस भूमि के टुकड़े को 4-5 साल के लिए परती छोड़ देता है और फिर दूसरी जगह जा करके वो खेती करने लगता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि। और ये चूंकि प्राचीन पद्धति है कृषि की, तो इसीलिए इसको आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। इसके कई नाम प्रचलित हैं। भारत की अगर बात करें तो उत्तरी पूर्वोत्तर के राज्यों में खास करके जो है आपका असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो गया, मेघालय वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर क्या इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है, तो और इसी प्रकार से इसको इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग, ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं, श्रीलंका में इसे चेना कहते हैं, वियतनाम में इसे रे कहते हैं। और चूंकि इस कृषि में क्या करते हैं कि जो है जंगल को साफ किया जाता है, जला करके वन को छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। जंगलों को काट करके जला करके साफ किया जाता है, इसीलिए इसको कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार की कृषि है जो निर्वाह कृषि, वो गहन निर्वाह कृषि है। इसको आप जो है सही जितनी भी कृषि पद्धतियां हम देख रहे हैं सबको मानचित्र के माध्यम से आप समझते चलिए। आप बोर्ड पे जो है मानचित्र को फ्लैश होते हुए देखिए, उसमें देख लीजिए कि कहाँ कहाँ इस प्रकार की कृषि पद्धतियां की जाती हैं। तो गहन निर्वाह कृषि आप जो है इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। गहन निर्वाह कृषि जो है, क्योंकि ये गहन से मतलब ही है कि अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है, और इस प्रकार की कृषि जो है छोटे आकार के खेतों में की जाती है। ठीक है, और ये कृषि मुख्य रूप से जो है मानसूनी एशियाई क्षेत्रों में की जाती है। मानसूनी एशियाई खेतों में मानसूनी जो जहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। वहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिल जाएगा, खेत के आकार छोटे होंगे और तकनीकी का ज्ञान कम होगा, वहाँ पर जो है पूंजी का अभाव होगा और सस्ते श्रमिक मिल रहे होंगे। तो इसके भी 2 प्रकार हैं, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो चावल प्रधान गहन कृषि की अगर हम बात करें, जहाँ पर सिर्फ चावल प्रमुख फसल है, वहाँ पर ही कृषि की जाती है। तो ऐसी कृषि जो है भारत के पूर्वी राज्यों में, जिसमें आपका जो है बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, ये राज्य आ जाते हैं। और इसके अलावा उसके साथ में लगे हुए क्षेत्र जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है, लाओस, कंबोडिया, तो इन सारे क्षेत्रों में जो मानसूनी क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। और दूसरी है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित निर्वाह कृषि में इसमें गेहूं प्रमुख फसल होती है। तो ये जहाँ पर मानसूनी वर्षा कम होती है, यानी कुछ ऐसी भौगोलिक दशाएं, उच्चावच और जलवायु जो है पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा कम होती है, जलवायु भिन्नता के कारण जो है, कम वर्षा के कारण जो है ऐसे क्षेत्रों में ये खेती की जाती है, जहाँ पर गेहूं प्रमुख फसल है। इसके साथ साथ में सोयाबीन, जौ है, और जो है जहाँ ज़्यादा शुष्कता रहती है, वर्षा बिल्कुल ही कम होती है, वहाँ पर ज्वार और बाजरा जैसी फसलें की जाती है। अगर हम इनके क्षेत्रों की बात करें तो भारत में अगर हम देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी वाले भारत के क्षेत्र में, जैसे पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान वाला हिस्सा हो गया, तो इनमें ये खेती की जाती है। इसके अलावा अगर हम अन्य देशों की बात करें तो उत्तरी कोरिया है, मंचूरिया है, ठीक है, उत्तरी चीन है, इन क्षेत्रों में ऐसी वर्षा की खेती की जाती है। अब हम अगली खेती कृषि है हमारी रोपण कृषि पद्धति। रोपण का मतलब होता है जो है फसलों को बीज को एक नर्सरी में डाल करके पौध तैयार करना, और उन पौध को पुनः जो है उसको वहाँ से निकाल करके और बड़े बड़े फार्मों में ले जा करके रोपाई कर देना। तो इसे ही क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की रोपण कृषि बड़े बड़े बागानों में की जाती है। चूँकि ये विस्तृत प्रकार की कृषि है, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की कृषि के लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, अब पूंजी संपन्न वे देश में पश्चिमी देश हैं, इसका शुरुआत किया था पश्चिमी देश के साम्राज्यवादी देश के लोगों ने, जिसमें आपका इंग्लैंड है, हॉलैंड है, जिसको नीदरलैंड कहते हैं, और इसके अलावा जो है फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने इसको प्रारंभ किया था, इन उष्णकटिबंधीय देशों में, जहाँ पर ये जा करके अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। तो उन देशों में जा करके और बड़े बड़े बागानों के माध्यम से
रोपण कृषि प्रारंभ की थी। भारत की अगर बात करें तो भारत में जो चाय की कृषि है वो अंग्रेज़ों की ही देन है। और इसके अलावा जो है मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों में भी जो है रबड़ के बागान या फिर गन्ने की खेती अगर हम बात करें जो है इन क्षेत्रों में, तो ये सब रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अलावा कॉफ़ी है, कोको है, गन्ना है, कपास है, ये सब क्या है, केला है, सब रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाले जो है फसल हैं। तो इससे प्रश्न भी पिछले साल के बोर्ड परीक्षा में आया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन से फसल रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें ब्राज़ील में जो है रोपण कृषि के बड़े बड़े बागान जो हैं, खास करके वहाँ पे कॉफ़ी के बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यानी कि जो है ऐसी फसल जो विस्तृत क्षेत्र में की जाती है, बड़े बड़े क्षेत्रों में की जाती है और वहाँ पर अनाज की कृषि की जाती है। मुख्य रूप से गेहूं की फसल यहाँ पर की जाती है। तो ये मध्य अक्षांशीय अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाती है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र जो बड़े बड़े घास के मैदान वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कि यूरेशिया में स्टेपीज है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज है, अर्जेंटीना में जो है पंपास में, और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट्स में, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स में ऐसी खेती की जाती है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। तो ये सब ऐसे ऐसे उष्णकटिबंधीय जो है वो मध्य अक्षांशीय घास की पेटियां हैं। इन पेटियों में जो है इस प्रकार की कृषि की जाती है, जहां पर व्यापक स्तर पर जो है गेहूं की उपज की जाती है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं ये लोग। ठीक है, तो अभी चूँकि ये विस्तृत प्रकार की कृषि है, तो यहाँ पर जो है बड़े बड़े फार्मों में हालांकि जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर कम होती है, लेकिन अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि कृषि कैसी की जाती है, मशीनों के द्वारा की जाती है, यंत्रों के माध्यम से पूरी तरीके से मैकेनाइज्ड कृषि ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कृषि है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, मिश्रित मतलब होता है मिक्स्ड, इसमें फसल और पशुपालन दोनों किया जाता है। फसल का उत्पादन भी किया जाता है और पशुपालन भी किया जाता है। तो ऐसी कृषि विकसित देशों में जैसे कि उत्तर पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग हो गया, आपका यूरेशिया का कुछ भाग हो गया, इन क्षेत्रों में ऐसी कृषि प्रचलित है। यहाँ पर गेहूं, जौ, मक्का, राई और पशुओं के चारे की फसल ये सब उपजाए जाते हैं, और साथ साथ में मवेशियों का पालन होता है, जिसमें भेड़, बकरी, मवेशी, और ये सब वाणिज्यिक स्तर पर इनका पालन किया जाता है। तो इसलिए क्योंकि पशुओं का वाणिज्यिक पालन किया जाता है, इसलिए जो है कुशल कृषकों की आवश्यकता होती है और अधिक पूंजी चाहिए पशुओं के देख रेख के लिए। तो इस तरीके से मिश्रित कृषि की जाती है। नेक्स्ट है इसी से निकली हुई एक कृषि है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में मुख्यतः ऐसे पशुओं का पालन किया जाता है जो दूध देने वाले पशु हैं, जिसमें जो है गाय है और इसी प्रकार से भेड़ें हैं, बकरियां हैं। हालांकि गायों का पालन और जो है इसी प्रकार जो है आपका मवेशियों का पालन इसके अंतर्गत अधिक किया जाता है। क्योंकि पशुओं को पोषण की आवश्यकता होती है, तो पोषण की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पे पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। एक पशु है, उसके लिए पशु के लिए एक छप्पर छाने के लिए पैसा चाहिए कि छप्पर के नीचे ही तो पशु रहेंगे, नहीं तो फिर उनकी देखरेख नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो है इनकी चिकित्सा पे तमाम व्यय किया जाता है, और साथ में जो है यहाँ पर श्रम की वर्ष भर आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि जो है गाय बूढ़ी हो गई या फिर गाय जो है अब दूध नहीं दे रही है तो उसको निकाल कर बाहर कर देंगे। भाई उनकी देख रेख के लिए भी हमेशा श्रम चाहिए, श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए अधिक पूंजी की यहाँ पर आवश्यकता होती है। वैसे डेयरी का चूँकि एक कच्चे पदार्थ होते हैं डेयरी मोस्टली, तो नगर के आसपास क्षेत्रों में जहाँ पर दुग्ध और दुग्ध से संबंधित अन्य उत्पाद की मांग होती है, वहीं पर एक कृषि मुख्य रूप से जो है डेयरी कृषि प्रचलित होती है। हालांकि आज के समय में बहुत सारे वैज्ञानिक जो है खोजें हो गई हैं, जैसे कि पाश्चुरीकरण जब से होने लगा तो उसके बाद से अब जो है दुग्ध के फटने की समस्या, खराब होने की समस्या कम हो गई है। इसके अलावा जो है गाँव में प्रशीतक कैंटर्स के माध्यम से दूध को कलेक्ट किया जाता है, तो इस तरीके से अब जो है वो समस्या नहीं रही कि दूध जल्दी ख़राब होने वाला। इसके अलावा दूध को क्या किया जाता है कि जो है इनसे बाई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि इनको सूखा करके पाउडर बना लेना, मिल्क पाउडर बना लेना, इसके अलावा पनीर बनाना, दही बनाना, ये सब इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो और अगर इसके क्षेत्र की बात करें विश्व में, तो ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में डेयरी का बहुत बड़ा जो है क्षेत्र है। इसके अलावा कनाडा है, न्यूजीलैंड,
दक्षिण पूर्वी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा हो गया, ये सब जो है डेयरी कृषि के बहुत बड़े क्षेत्र हैं। इसके अलावा भारत में तो जो है आपने सुना ही होगा दुग्ध क्रांति आई थी। दुग्ध क्रांति के कारण विश्व में सबसे अधिक जो है दूध का उत्पादन भारत ही आज कर रहा है। ये वर्गीज कुरियन की देन है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि को आप देख सकते हैं मानचित्र में, जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र के आसपास कृषि की जाती है, यानी कि दक्षिणी यूरोप का हिस्सा, उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा, ये सब लगे हुए क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र हैं इसके बाहर के, जैसे कि आपका दक्षिणी कैलिफोर्निया, अमेरिका का दक्षिणी कैलिफोर्निया वाला हिस्सा हो गया, और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा हो गया। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में जो है आपके मध्य चिली वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ पर जो है खट्टे फलदार रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें अंगूर है, अंजीर है, जैतून है। ठीक है, ये सब फसलों का उत्पादन होता है, जिसमें अंगूर का मदिरा और किशमिश जैसे चीज़ें भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाजार के लिए सब्जी खेती या फिर उद्यान कृषि। उद्यान कृषि यानी यहाँ पर सब्जी का उत्पादन, सब्जी और फूल इनका उत्पादन किया जाता है। तो ये चूँकि इनकी सप्लाई ज़्यादातर मार्केट में, शहरों में होता है, तो इस नगर के आसपास जो है ये विकसित होते हैं, और नगर के आसपास होने के कारण खेत के आकार छोटे होते हैं। ये गहन श्रम कृषि है, यहाँ पर श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। छोटे फार्म जो होते हैं, छोटे में फार्म में बहुत मैकेनाइज्ड कृषि नहीं की जा सकती, तो यहाँ पर जो है लेबर इंटेंसिव श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, और इसके साथ में पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। और फसलों को बचाने के लिए जो है आसानी से जो है सब्जी की फसलों पर कीड़े लग जाते हैं, तो कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, अच्छी बीज की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा प्रशीतक यानी कोल्ड स्टोरेज की भी आवश्यकता होती है। तो खर्चा बहुत आता है। तो इसमें सब्जी है, फल है, पुष्प है, इनकी खेती, फूलों की खेती की जाती है। अगर इनके हम देशों की बात करें तो पश्चिमी देशों में जो है इसका अधिक प्रचलन है, जहाँ पर उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। क्योंकि ट्रक फार्मिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब्जी का उत्पादन करके और ट्रक पर लाद करके और शहर के समीप के शहर तक भेजा जाता है, इसलिए जो बीच के यातायात का जो साधन है ट्रक है, उसकी के आधार पर इसको ट्रक फार्मिंग भी वहाँ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कृषि संगठनों के आधार पर हम जो है कृषि के प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के कृषि संगठनों के आधार पर दो प्रकार की कृषि है, एक सहकारी कृषि और दूसरी सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि ये कृषकों के समूह स्वेच्छा से बनाए जाते हैं, उनके माध्यम से की जाने वाली कृषि है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो है एक संस्था बनाए जाते हैं, सहकारी संस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे कि आप भारत में देख सकते हो कोऑपरेटिव बैंक एक सहकारी संस्था है, जो क्या करते हैं किसानों को जो है बीज मुहैया कराना, किसानों को पूंजी मुहैया कराना। तो ये सब जो है मुहैया करा करके, उपलब्ध करा करके किसानों को अधिक लाभ मिल सके, और उनको हर तरीके से मतलब संस्थागत और जो है इसी प्रकार से बौद्धिक प्रोत्साहन दिया जाता है। किसके माध्यम से? सहकारी समितियों के माध्यम से। और दूसरा है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि का मतलब होता है कि सब लोग अपने श्रम को, अपनी जितनी भी जिनके पास इन्वेस्टमेंट की पद्धतियां हैं, सबको एक कलेक्टिव रूप में सब लोग इकट्ठे होकर के उनकी जो है आपस में जोड़ करके खेती करते हैं। यानी अर्थात ऐसे आप समझ सकते हो कि किसी के पास में जो है कुछ भूमि है, किसी के पास में किसी परिवार में व्यक्तियों की संख्या अधिक है, तो किसी के पास में जो है पूंजी अधिक है, तो सब लोग इकट्ठे होकर के सब एक साथ जो है अपने अपने संसाधनों को आपस में जो है मिला करके कृषि करते हैं। तो इसे सामूहिक कृषि कहते हैं, कलेक्टिव एग्रीकल्चर इसको कहते हैं। इस प्रकार की कृषि का प्रचलन सबसे पहले जो है सोवियत संघ में हुआ था। सोवियत संघ का आज विघटन हो चुका है, अब रूस के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार की कृषि पद्धति भी अब विश्व में नहीं पाई जाती, इसका रूपांतरित स्वरूप पाया जाता है। कलेक्टिव कृषि के रूप अब नहीं पाए जाते हैं जैसे पहले जो है सोवियत संघ में पाया जाता था। इसमें लाभ का वितरण जो है उनके अंशदान के आधार पर लाभ का वितरण किया जाता है। इसीलिए ये इस जो है कृषि पद्धति की बहुत बड़ी जो है ड्रॉबैक है, जिसके कारण ये सफल नहीं हो पाया विश्व में। और यही कारण था कि रूस 1995 में जो USSR था, तो सोवियत संघ था, वो अनेक राष्ट्रों में विभक्त हो गया था, सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कृषि को देखा। और इसे एक चीज़ और समझ लीजिए, इसे ही जो है सामूहिक कृषि को ही कोलखोज कहते हैं। कहाँ पर? रूस में कोलखोज कहा जाता है सामूहिक कृषि को। ठीक है,
तो ये कृषि हमने देख लिया। अब हम दूसरे टॉपिक पे खनन पे देखेंगे। बहुत ही छोटा जो है हमारा टॉपिक है। तो खनन का मतलब होता है भूगर्भ से प्राकृतिक अवस्था में स्थित खनिजों की खुदाई करके प्राप्त करना, जो खनन कहलाता है। यानी जो भूगर्भ में जमीन के नीचे जो तत्व प्राप्त हैं, खनिज पदार्थ प्राप्त हैं, उनकी खुदाई करके उन्हें प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? खनन कहलाता है या माइनिंग कहलाता है। अगर हम खनन के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले ताम्र युग आया, यानी तांबे का खनन किया गया, फिर कांस्य युग आया, फिर लौह युग आया और आज इस्पात युग चल रहा है। तो ये सब खनिज पदार्थों का जो है इतिहास था, ताम्र युग से शुरू हुआ, कांस्य युग, लौह युग और आज जो है इस्पात युग का समय आ गया है। ठीक है, तो ये मानवीय सभ्यता का आधार है। खनन के कारण ही जो है विश्व की सभ्यताएं पनपी। इसी के जब लौह युग आया तो विश्व में औद्योगिकरण बढ़ा, खास करके यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, जिसके कारण जो है पूरी दुनिया में जो है भौगोलिक खोजें शुरू हुई, प्रसार हुआ, एक तरीके से बहुत बड़ा जो है व्यापक पुनर्जागरण हुआ। तो ये किस कारण हुआ? ये लोहे की खोज के बाद ही जो है सब संभव हो पाया। जब लोहे का ज्ञान हो गया, यानी धातुओं का ज़्यादा ज्ञान हो गया लोगों को, तो उनके कृषि कार्य भी प्रभावित हुए, औद्योगिकरण भी जो है हुआ। तो इस तरीके से ये इसीलिए खनन को क्या कहा जाता है? मानवीय सभ्यता का आधार इसे कहा जाता है। अगर खनन की विधियों की बात करें तो खनन की दो प्रकार की विधियां प्रचलित है। एक धरातलीय विधि या ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी विधि है भूमिगत या कूप की खनन की। तो धरातलीय खनन में क्या होता है? मिट्टी की परतों को हटा करके उन्हें और जो है खुरच करके मिट्टी की परतों को और खनन किया जाता है। और भूमिगत कूप की जो है खनन में क्या करते हैं? गहराई में जो है ड्रिलिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, गहरे गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। जैसे कि कोयले के खनन है, उसमें क्या करते हैं कि बहुत गहरे गहरे खदान होते हैं और उनमें खुदाई की जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है भूमिगत खनन। इसमें क्या होता है कि पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है और इसमें रिस्क भी बहुत है। कभी कभी क्या होता है कि उसमें गैस की लीकेज होने की संभावना रहती है, आग लग जाती है, खदान जो है ध्वस्त हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत समस्या आती है। आए दिनों आप न्यूज़पेपर में, अखबार में सुनते हैं कि जो है इस तरीके से वहाँ के खदान में जो है इतने श्रमिक फंस गए हैं। तो इस तरीके से ये बहुत रिस्की है। तो ये इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर 2 जो है वीडियो पार्ट में आज ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ सीखा? यहाँ पर हमने जो है पहले चैप्टर में हमने पहले खंड में देखा था आर्थिक क्रिया क्या है, मानव कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, जिसमें हमने देखा था प्राथमिक क्रिया क्या है। प्राथमिक क्रियाओं में हमने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था आखेट, भोजन संग्रह और पशुचारण देखा था। और इस पार्ट में हमने देखा कृषि और खनन, जिसमें हमने कृषि के तमाम विश्व में प्रचलित पद्धतियों के बारे में अध्ययन किया और खनन के बारे में देखा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पूरा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। अब बच्चों आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और जो प्रश्न हम बोलेंगे उनको आप लिखिए, ठीक है। फिर उन्हें आप अपने जो है शिक्षक से दिखाइए, जो आपके मेंटर हैं उनको दिखाइए, उनसे चेक कराइए। तो हमारा पहले के 5 प्रश्न 30 शब्दों वाले हैं। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहे। आखेट एवं संग्रहण की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है ऋतु प्रवास क्या है। तीसरा प्रश्न है रोपण कृषि क्या है, रोपण फसलों के नाम बताइए। चौथा प्रश्न है सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि में अंतर बताइए। पांचवा प्रश्न है खनन क्या है, खनन की विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। और 2 प्रश्न है 150 शब्दों वाले, जिसमें पहला प्रश्न है निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताइए। तो इस तरीके से ये आपको प्रश्नों को हल करना है। इसी के साथ जो है ये हमारा वीडियो लेक्चर, ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।